अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस, और उसमें एक मेथड आप पढ़ चुके थे, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, उसी में हमने बेसिक्स जो हैं वो सीख ली थी, कैसे हम अल्काइंस को प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी मेथड ऑफ प्रेपरेशन के अंदर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं फर्स्ट मेथड में। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो बेसिक्स नहीं सुनी है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा, उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो क्या करें, पहले वो पहली वीडियो देख लें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन में, जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसी से ही डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्रेस करके तो वीडियो देख पाएंगे, और उसके बाद अब जब देखेंगे तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, आपके लिए बड़ा आसान होगा तब। ठीक है, तो डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स आज हम सेकंड मेथड के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो डी हैलोजिनेशन का क्या मतलब है? इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत मरतबा हम इसको पढ़ चुके हैं, रिमूवल ऑफ हैलोजन। ठीक है, डी हैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजन। जब आप हैलोजन को रिमूव करेंगे तो यह डी हैलोजिनेशन होगा। टेट्राहेलाइड्स किसकी करनी है डी हैलोजिनेशन? टेट्राहेलाइड्स। देखें, ये नई चीज़ आ गई है हमारे पास। हमने अभी तक जो है डाई हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें दो टाइप्स हमने फर्दर पढ़ी थी। विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स होते हैं, फिर उनके एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़े थे जब अल्कीन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो ये टेट्राहेलाइड हम पहली मरतबा देखेंगे। तो जैसे नाम बता रहा है बेटे, टेट्राहेलाइड होगा क्या? मतलब एक ऐसा हैलोजिनेटेड कंपाउंड होगा जिसके अंदर 4 हैलोजन मौजूद होंगे। ठीक है, अगर इसको जनरली देखें ना तो आप यूँ कह सकते हैं, आगे पास अगर मैं 2 कार्बन दिखाऊँ, आपको पता है हम 2 कार्बन तो ज़रूर ही दिखाते हैं, जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है। हम 2 कार्बन तो ज़रूर दिखाते हैं ताकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता दिखाएं जब हम अल्कीन या अल्काइन की प्रेपरेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कार्बन्स दिखाए हैं, ठीक है, जिनके साथ ना 4 हैलोजन्स जुड़ेंगे। तो वो आप इस तरतीब से यूँ जोड़ सकते हैं, 4 हैलोजन कहीं पे भी, तो ये 4 हैलोजन मौजूद हो गए। जिस तरह मैंने आपको बताया था हम एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बेटा ये टेट्राहेलाइड है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। और आज वो एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा है बेटे? वो है डी हैलोजिनेशन का। मतलब अगर ये टेट्राहेलाइड है और हम इसकी क्या कर देंगे, डी हैलोजिनेशन इस पे हम परफॉर्म करवाते हैं, जो कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो देखें जी ये कैसे परफॉर्म होगा। ये हैलोजेंस जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, चारों हैलोजेंस। पहले 2 रिमूव होंगे, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। पहले 2 हैलोजेंस रिमूव होते हैं और डबल बॉन्ड स्टैब्लिश होता है, और फिर 2 हैलोजेंस दूसरे भी रिमूव हो जाएंगे सेकेंड एलिमिनेशन में, और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस अंदाज में। ठीक है, और हमें पता है एलिमिनेशन हमें 2 मरतबा ही करवानी होती है, क्योंकि हम अल्काइन की प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं, और जिसमें हमने 2 डबल बॉन्ड नए इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, तो इसलिए हमें 2 मरतबा वो एलिमिनेशन करवानी होती है। इसलिए यहाँ पर जो डी हैलोजिनेशन है वो भी कितना टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम में 2 हैलोजन रिमूव होंगे, 2 बॉन्ड फ्री होंगे, डबल बॉन्ड आपस में बन जाएगा 2 कार्बन्स का, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है। और जब नेक्स्ट सेकंड एलिमिनेशन होगी तो बेटे रिमेनिंग 2 हैलोजन भी रिमूव हो जाएंगे, तो फिर से इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री, इसका भी फ्री, तो वो आपस में तीसरा बॉन्ड भी बना लेंगे, और फाइनली यू विल गेट एन अल्काइन फ्रॉम डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। क्लियर हो गया आपको? अब बच्चे ये भी चीज़ यकीनन एक कंडीशन के तहत ही होगी। अब वो कंडीशन जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं बच्चों कंडीशन। तो डी हैलोजिनेशन वैसे तो आपने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में भी देखी थी, लेकिन वहाँ पर टेट्राहेलाइड नहीं थे बस। ठीक है, डाई हैलाइड थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी, याद है आपको? तो बेटे कंडीशन हमारे पास होती है कोई एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल से क्या मुराद है? जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती है, ज़्यादा अच्छी मेटल्स की बात हम कर रहे हैं। और मोस्टली हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसको, या इस्तेमाल होता है जिंक डस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब आपको याद आ गया होगा। या फिर हम मैग्नीशियम भी इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टिविटी के लिहाज से मैग्नीशियम भी काफ़ी अच्छी है इस मकसद के लिए। तो जिंक या मैग्नीशियम कोई भी मेटल इस्तेमाल कर लें एक्टिव मेटल्स में से, तो बेटे ये इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए वो सफिशेंट कंडीशन होगी। ठीक है, चलें तो बेटे अब इन मेटल्स की मौजूदगी में रिएक्शन कैसे होगा, तो हम रिएक्शन को देख लेते हैं, फिर एक रिएक्शन करवा के समझ लेते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं जी रिएक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेट्राहेलाइड लेना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, एक टेट्राहेलाइड लिख लें। जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था, 2 कार्बन बनाएंगे,
और हम एक टेट्राहेलाइड, तो हम क्या करते हैं ब्रोमीन ले लेते हैं हैलोजन की जगह पे, ठीक है। 4 हैलोजन लेने हैं ना, तो हमने ये ब्रोमीन जो है वो ले लिया यहाँ पे, और ये बन गया आपके पास एक टेट्राहेलाइड। जो भी बॉन्ड फ्री होंगे आपको पता है उनको हाइड्रोजन से ही हमने सेटिस्फाई करना है वैलेंसी को। तो देखिए जी, अब हमें इसकी परफॉर्म करवानी है डीहैलोजिनेशन। हम आमतौर पे जिंक की मौजूदगी में करवाते हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं बट मोस्ट प्रॉब्ली जिंक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए जी, जिंक इस्तेमाल जब यहाँ पे होगा तो जिंक ने कैरी आउट करवाना है एलिमिनेशन को। तो फर्स्ट एलिमिनेशन में क्या होगा, ये जो जिंक है ये 2 हैलोजन्स को अपने साथ मिला लेगा, ठीक है। एक ऊपर से नीचे का एक निकलेगा एक कार्बन से, और दूसरा नीचे से निकलेगा दूसरे कार्बन से, तो ये बन जाएगा जिंक ब्रोमाइड। क्लियर। और देखिए सिचुएशन क्या हो जाएगी कंपाउंड की, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, 2 आपस में इनके साथ लगे हुए हाइड्रोजन एज सच मौजूद होंगे। एक ब्रोमीन इधर बच गया है और एक ब्रोमीन इधर बच गया है। अब ज़रा गौर करें, ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया यहाँ पे, और इसी तरह इस कार्बन का ये नीचे वाला बॉन्ड फ्री है, तो इसका भी फ्री इसका भी फ्री, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये है फर्स्ट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का पहला स्टेप। लेकिन आपको पता है ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम तो अल्काइन बनाने निकले हैं, और अल्काइन तब बनता है जब ट्रिपल बॉन्ड स्टैब्लिश होता है। अभी तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, तो बेटा हमें एलिमिनेशन एक और मरतबा करवानी पड़ेगी, सो दैट वी मे गेट अवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो बेटा इस प्रोडक्ट को हमें दोबारा इस प्रोसेस से गुजारना होगा, यानी आप यूँ कर सकते हो कि हम एक और मरतबा एलिमिनेशन करवाएंगे, फिर से किसकी मौजूदगी में, जिंक की मौजूदगी में। और अब की बार क्या होने वाला है, अब की बार ये जो रिमेनिंग 2 हैलोजन मौजूद हैं बच्चे, ये इनको जिंक ले उड़ेगा अपने साथ, ठीक है। फिर से किस शक्ल में, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड की शक्ल में। और बाकी इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है आपका, हाइड्रोजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड था, ये भी हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ, ऊपर से भी ब्रोमीन निकला तो बॉन्ड फ्री है, नीचे से भी ब्रोमीन निकला बॉन्ड फ्री, दोनों कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, तो ये आपस में एक नया बॉन्ड बना लेंगे। तो 3 बॉन्ड्स जो हैं 2 कार्बन के दरमियान इस्टेब्लिश हो चुके हैं, यानी आपने एक अल्काइन प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरीके से बच्चे हमें क्या करना होता है, डीहैलोजिनेशन 2 स्टेप्स में करवानी होती है। इस एलिमिनेशन को 2 स्टेप्स में करवा के आप अपने लिए क्या ले सकते हैं, एक अल्काइन बना सकते हैं। क्लियर है आपको। चलें तो बेटा अब नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हम आज का सेकंड मेथड और ओवरऑल हम थर्ड मेथड जो है वो पढ़ने लगे हैं, और वो है जी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो बेटा ये आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अल्केन की प्रेपरेशन के लिए भी, और अल्कीन की प्रेपरेशन के लिए भी हमने इसको डिस्कस किया था। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेटे आपको ज़रूर देखने चाहिए इसको देखने से पहले, क्योंकि जितनी बेसिक्स हैं, आप देखिए कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर ली हैं, क्योंकि प्रीवियसली मैं उन सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। तो आज मतलब जल्दी से हम इसको कर जाएंगे, क्योंकि 2 मरतबा इस प्रोसेस को पढ़ लिया। जिन्होंने पहली मरतबा इस प्रोसेस को भी देखा है तो बच्चे उनके लिए यही बेहतर होगा वो बाकी जो 2 वीडियोस हमने बनाई हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पे फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्केन और प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए, वो ज़रूर देखें। और मैं यूँ करूँगा कि मैं उन वीडियोस के लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपने यहीं से ही लेनी है, आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप देख के इसको देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइंस को प्रिपेयर करने के लिए इस मेथड को करना है। तो देखिए जी, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में हम सबको पता है हम किया क्या करते हैं भाई, हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाया करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन का नाम है, जो बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हुआ करता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या था, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, हमने यहाँ पे बना लिया हुआ बेटे। हमारे पास एक सेल होता है, एक बर्तन होता है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। मैंने एनोड को खुद ही पॉजिटिव बोल दिया हुआ, कैथोड को नेगेटिव, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम डिस्कस करें इसको। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से जोड़ा जाता है और दोनों को डिप किया होता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं। नेगेटिव आइंस एनोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ जाते हैं, और इन आइंस के फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का नाम हमारे पास क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस। और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम आज किसको बनाएंगे, अल्काइन को बनाएंगे। पहले हमने अल्कीन को भी बनाया और अल्केन को भी बनाया इसी प्रोसेस के ज़रिए से, ठीक है। तो बेटे फ़र्क क्या रहता है तीनों प्रोसेसेस में, अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए जब हम इसको देखते हैं तो फ़र्क क्या रहता है बेटे, फ़र्क हुआ करता है इलेक्ट्रोलाइट का,
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होता है तीनों प्रोसेसेस के अंदर, डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करना पड़ता है। तो बेटे आज देखते हैं फिर, आज अल्काइन की जब प्रेपरेशन हम इस मेथड के ज़रिए कर रहे हैं तो आज हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा अल्काइन के लिए, तो वो ज़रा आपने गौर से सुन लेना है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ाया था इसमें मैंने आपको लिखवा दी थी वो लाइन अच्छे से, ताकि जब इसको पढ़ें तो आपको वो फुली आप उसको याद कर सकें, रिकॉल कर सकें। तो देखिए जी हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो बेटा उसी तरह सोडियम या पोटाशियम साल्ट इस्तेमाल करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन सोडियम या पोटाशियम साल्ट किसका होगा? अल्काइन के केस में बेटे जो सोडियम और पोटाशियम साल्ट हमारे पास हुआ करता है वो हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या कहा मैंने? अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लेना है इसका सोडियम या पोटाशियम साल्ट, ठीक है, वही आपका इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस सोल्यूशन, ये बात नहीं आपने भूलनी, ये जो है सोडियम या पोटाशियम साल्ट अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका आप क्या करते हैं? एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। एक्वस सोल्यूशन समझते हैं ना सब, पानी में बना हुआ जो सोल्यूशन होगा। इसका मतलब समझ लेते हैं बच्चे, हमने लिखा क्या है, सोडियम या पोटाशियम साल्ट है अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का मतलब है भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड उधर मौजूद होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं कह सकते आप, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो बनाना है, अगर वो पहले ही होगा तो फिर ज़रूरत क्या बनाने की, ठीक है। इसलिए डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है उसमें जो COOH ग्रुप होंगे, आपको पता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप तो होता है फंक्शनल ग्रुप, ये तादाद में कितने होंगे? ये तादाद में होंगे 2। इस एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर 2 COOH ग्रुप होंगे, इसलिए ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और ये अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, और इसका हमने सोडियम या पोटाशियम साल्ट बनवाया हुआ होगा जो कि अपने एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होगा। बोले क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रोलाइट? तो बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट की आज हमने क्या करवानी है? इलेक्ट्रोलिसिस, और हमें एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, और देखते हैं उससे रिएक्शन कैसा होगा। इसी एग्जांपल में हम रिएक्शन भी देख लेंगे। तो देखिए जी एग्जांपल के तौर पे बेटे मैं आपके पास ले रहा हूँ एक एसिड जिसमें हम 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड दिखाने वाले हैं, क्योंकि भाई जाहिर है अनसैचुरेटेड है और बाकी जो 2 COOH ग्रुप इसमें मौजूद होंगे, तो ये COO, मैंने H नहीं बनाए बच्चों क्योंकि मैंने साल्ट दिखाना है ना, सोडियम या पोटाशियम साल्ट होता है तो हाइड्रोजन तो निकल चुके हुए होते हैं, उसकी जगह मेटल ने ले ली होती है, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे पोटाशियम का साल्ट। सोडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमने पोटाशियम का कर लिया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये जो एसिड हमारे पास है बेटा, इसका नाम क्या है? ये हमारे पास बुनियादी तौर पे है बेटा मैलिक एसिड का साल्ट। 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड और 2 COOH ग्रुप हों तो वो मैलिक एसिड है, नाम आपने पहले भी सुना होगा मैलिक एसिड। अच्छा एक बात यहाँ पे बताता चलो, इसको आपने ना मिक्स नहीं करना। आपको मैंने जब अल्कीन का टॉपिक पढ़ाया था कोर्स इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से, तो बेटे उसमें मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी ओम्स का, याद है आपको? ओम्स का, इसमें ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज़ थी। O से M से S G A, इन हर एक लेटर से एक एसिड बनता है। तो बेटा इस सीरीज़ में ये कहाँ पे है? ये वाला जो है मैलिक एसिड, क्या इस सीरीज़ में आपको नज़र आ रहा है कहीं पे? शायद कुछ बच्चे हो गए जी सर ये M से नज़र आ रहा है, तो बेटा गलत फहमी का शिकार नहीं होना। M जो है मेलोनिक एसिड की सिंबल था, मैलिक एसिड की नहीं था यहाँ पे। तो याद रहे यहाँ पे ये जो आपको सीरीज़ दिखाई थी ये सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की थी, और आज हमारा जो सबस्ट्रेट है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वो सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसलिए ये वाला जो मेंबर है वो तो इस सीरीज़ में है ही नहीं, तो गलत फहमी नहीं रखनी किसी ने कि सर उसी सीरीज़ में से आएगा, भाई नहीं, ये अलग मेंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया पोटाशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, इसको हम पोटाशियम मैलिएट भी बोलते हैं, साल्ट है ना, पोटाशियम मैलिएट, या इस तरह बोल दें या फिर आप बोल दें पोटाशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड तो भी चलेगा, ठीक है। तो बेटा हमने कहा जी एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ होगा, तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब है भाई ये जो साल्ट होगा ये पानी की मौजूदगी में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस आपने करनी है, ठीक है। हम ऊपर मेंशन कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होने जा रहा है, वो इलेक्ट्रोलिसिस का होने जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसकी, और बेटे जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो देखते हैं जी किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। हमेशा 4 प्रोडक्ट बना करते हैं, हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। तो देखिए जी पहला प्रोडक्ट बेटे, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाया करता है, और ये जो 2 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड इनमें पहले ही है, तो जब एक एक बॉन्ड फ्री होगा तो बेटा तीसरा बॉन्ड भी बना लेंगे, तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा पहला वो होगा एक अदद अल्काइन,
ठीक है, 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं 2 कार्बन के दरमियान, और ये 2 हाइड्रोजन जो हर एक कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो एक ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, अल्काइन बन गया। बाकी क्या होगा बेटे, यहाँ से आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यकीनन ये 2 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। तो बेटा ये CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास 2 अदद CO2 के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बनेंगे। और साथ आपको नज़र आ रहा है 2 पोटाशियम आइन यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। तो बेटे आपका जो पानी है इसमें मुझे बताएं, अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ सपोज, तो HOH होगा कि नहीं दोनों मॉलिक्यूल्स में? तो मेरे पास 2 H होंगे, 2 OH, तो 2 पोटाशियम 2 OH के साथ मिलेंगे और क्या बना लेंगे, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। पीछे क्या बचा है, 2 H बच गए, 2 OH तो यूज़ हो गए, 2 H बच गए, तो 2 H आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो बेटे ये 4 प्रोडक्ट्स बना करते हैं हमेशा, चाहे आप अल्केन बना रहे हो, अल्कीन बना रहे हो, अल्काइन बना रहे हो, 4 प्रोडक्ट ही बनेंगे और हमेशा। अब हम इनको जस्टिफाई करेंगे बेटा कि ये 4 प्रोडक्ट किस तरह से होंगे, और वो हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की मदद से देखेंगे। तो लिखते हैं जी मैकेनिज्म, तो देखते हैं जी मैकेनिज्म में ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे बारी बारी बनेंगे, इनको जस्टिफाई करना है हमने। तो बेटा याद रखिएगा, मैकेनिज्म में हमेशा पहले आपने क्या दिखानी होती है, जब भी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे होंगे, हमें अपने दोनों रिएक्टेंट्स की आयोनाइजेशन दिखानी है। 2 रिएक्टेंट्स कौन से हैं भाई, पोटाशियम मेलिएट था एक और दूसरा पानी था, तो दोनों की आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे पोटाशियम मेलिएट हम बना लेते हैं और इसकी देखते हैं आयोनाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है पोटाशियम, पॉजिटिव पार्ट। तो बेटा इसकी आयोनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल होती है। पानी की मौजूदगी में क्या होगा, पोटाशियम आइन अलग हो जाएंगे और बेटा ये पूरा का पूरा एक बड़ा आइन अलग हो जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड C, इसके साथ ये जो 2 हाइड्रोजन है ये, और COO नेगेटिव, पोटाशियम नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ से COO नेगेटिव, ये अलग हो जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे मेलिएट आइन। पोटाशियम मेलिएट था ना, पोटाशियम तो उतर गए, तो ये मेलिएट आइन है, और 2 पोटाशियम अलग हो जाएंगे इस तरह, समझ गए? तो आयनाइजेशन हो जाएगी। और पानी देखें, पानी आप अच्छी तरह जानते हैं HOH होता है ना, तो पानी अपने हाइड्रोजन आइंस, OH नेगेटिव आइंस और हाइड्रोजन आइंस, तो इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बेटा मुझे बताएं, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये है तो इस वक्त हमारे इलेक्ट्रोलाइट में 4 आइंस नहीं मौजूद होंगे, यानी इस पिक्चर को अगर हम देखना चाहें अंदर से तो बच्चे वो कुछ इस हिसाब से बन गई है। फिर अगर हम इसी तरह का एक बीकर बना लेते हैं, ठीक है, अपने मतलब के लिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी आसान हो जाती है अगर हम इस तरह बना लेते हैं ना। तो देखें जी, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है जी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आ गया, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे ऊपर वाली डायग्राम की तरह। एक कैथोड होगा इनमें से और एक क्या होगा, एक एनोड होगा। ठीक है, रफ बन गया जल्दी से बराबर। तो ये हम मान लेते हैं एनोड है, दोनों को हमने क्या किया होगा, एक बैटरी जो है उसके टर्मिनल्स के साथ हमने इन्हें जोड़ा हुआ होगा। तो देखें जी, यहाँ पे हमारा एनोड क्या है, हमारा एनोड ये है, हमारा कैथोड ये है। इलेक्ट्रोलाइट हम चुके बता चुके 4 तरह के आइन उसमें मौजूद होंगे। अब देखिएगा वो 4 तरह के आइन कौन से। तो बेटा एक तो होगा मेलिएट आइन। अब मेलिएट आइन इतना बड़ा मैं नहीं बना पाऊँगा, अंदर इतनी जगह नहीं है, तो मैं उसको ना M लिख देता हूँ, M, मेलिएट आइन M, नेगेटिव आइन है ना, नेगेटिव आइन आ गया। ठीक है, तो ये मेलिएट आइन यहाँ पड़ा हुआ होगा और इसका साथ पॉजिटिव आइन भी बनेगा, और वो हमारे पास क्या है, पोटाशियम आइन। तो 2 आइन बन गए, मेलिएट आइन और पोटाशियम आइन। इस तरह पानी के कौन से हैं, OH और H पॉजिटिव। तो हमने बना लिया भाई, पानी के OH नेगेटिव आइन पड़े होंगे यहाँ पे और साथ H पॉजिटिव आइन पड़े। तो 4 आइन आपके सोल्यूशन में मौजूद हैं। तो बेटा अब जो पॉजिटिव आइन्स होंगे, देखें कौन कौन सा पॉजिटिव आइन है, पोटाशियम आइन है ये वाला, और हाइड्रोजन आइन है ये वाला। तो बेटा ये तो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड ये रहा, ये इस तरफ भागेगा, ये भी इस तरफ भागेगा। ठीक है, तो रेस लग जाएगी कि कौन कैथोड पे जाएगा, तो अभी देखेंगे हम मैकेनिज्म में कि कौन जाएगा। इसी तरह जो 2 नेगेटिव आइन है हमारे पास, एक मेलिएट आइन और दूसरा हाइड्रोक्सल आइन, ये दोनों कहाँ भागेंगे भाई, ये दोनों भागेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखेंगे जी इनमें से कौन पहुंच पाएगा, रेस कौन जीतेगा। तो बेटा जो भी जाएगा आइन कैथोड पे या कोई जो भी जाएगा एनोड पे, एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होंगे। तो हम बारी बारी उन रिएक्शंस को देखेंगे, तभी ये 4 प्रोडक्ट्स हमें जस्टिफाई होंगे कि कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं जी एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा आइन जाएगा और कौन सा रिएक्शन होगा। तो आपने इस डायग्राम को ज़रा माइंड में रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं जी एट एनोड के, एनोड के ऊपर क्या स्टोरी होगी। तो जल्दी से मुझे बता दें, चूँकि आपने अभी भी डायग्राम देखी है, एनोड के ऊपर कौन कौन से आइन झपट पड़े हैं।
एनोड के ऊपर झपट पड़ा है बड़ा सारा मैलिएट आइन और एक हमारे पास झपट पड़ा है OH नेगेटिव आइन। ऐसे ही है, एनोड पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव आइन जाएंगे ना, तो मैलिएट आइन भी भाग के जा रहा होगा, देख लें। तो मैलिएट आइन भी समझ लें भाग के जा रहा होगा और एक तरफ से कौन आ रहा होगा, OH नेगेटिव वाटर का। अब देखें ये दो नेगेटिव आइन एनोड पे जा क्यों रहे हैं, अपनी ऑक्सीडेशन करवाने, अपना नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने। और वो कैसे ख़त्म होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोनों में से, दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये इन दोनों में से जो आइन अपना नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने का शौक़ ज़्यादा रखता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो आइन जिसका ख़ुद को ऑक्सीडाइज़ करवाने का शौक़ ज़्यादा है, या केमिस्ट्री की ज़ुबान में कहें तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो आइन एनोड पर पहुँचने में कामयाब हो जाएगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, OH नेगेटिव और मैलिएट आइन में से मैलिएट आइन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ज़्यादा है, इस वजह से वो वहाँ पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखें जी, मैलिएट आइन बनाते हैं नोड पे, बड़ा सारा मैलिएट आइन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है और COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये है ना मैलिएट आइन। तो देखें जी इसके पास नेगेटिव आइन है। अब देखिए नेगेटिव आइन का मतलब क्या है, नेगेटिव आइन का मतलब है बेटा दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, देखिए ज़रा, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब समझाने लगा हूँ आपको। भाई एक अदद तो इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, ये ब्लू कलर का हमने बनाया, और एक अदद इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है जो कि इसने पोटाशियम का लिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन अंदर है बच्चे वो तो क्या है, वो इसका अपना ही है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज है इस रेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मुख्तलिफ बनाया हमने। तो अगर इसको अपना नेगेटिव चार्ज ख़त्म करना है या इसने ख़ुद को ऑक्सीडाइज़ करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसको खारिज करने पड़ेंगे दोनों ऑक्सीजन से, तब जाके इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो पाएगा। तो ये देखें बस क्या करेगा, एनोड पे पहुंचते ही अपने इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा दोनों ऑक्सीजन से। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से एक नीचे से, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ खारिज होंगे और जो चीज़ बच जाएगी आपके पास वो क्या होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉन्डिंग को, सारा कुछ ऐसा सच ही रहेगा। ये बन जाएगा COO और ये भी बन जाएगा COO। भाई अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहा, क्या बाकी रह गया बेटा, एक अपना इलेक्ट्रॉन अकेला यहाँ पे इसके पास बाकी रह गया, ये वाले बाकी रह गए ना, रेड तो निकल गए हैं ये वाले। तो बेटा ये जो चीज़ बनी है ये एक फ्री रेडिकल है, मैलिएट आयन का फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप में ये जो रेडिकल है बेटे इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, ये टूट जाता है, फ्रेगमेंटेशन इसकी हो जाती है, आप कह सकते हो। तो देखिए जी फ्रेगमेंटेशन कैसी होगी उसको समझने के लिए मुझे इसको थोड़ा खोल के बनाना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड C, ये दो हाइड्रोजन है हर कार्बन के साथ एक। अब देखिए ये जो COO है इसको मैं खोल के बना रहा हूँ, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक अदद जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है वो अकेला, इस तरह। सिमिलरली यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और एक अकेला। अब वो जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर ही है, ये इलेक्ट्रॉन इसके वहीं पर ही पड़े हुए हैं। तो देखें होता क्या बच्चे, ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो बेटा इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करता है। सिमिलरली ये नीचे वाला बॉन्ड यहाँ से ये भी होमोलिटिकली, तो दोनों बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा भाई, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। सिमिलरली इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास आएगा। ठीक है, तो देखें क्या होगा, ये जो आपके पास दो कार्बन डबली बॉन्डेड हैं दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनकी क्या सूरत हालात होगी, C डबल बॉन्ड C, दो बॉन्ड तो पहले ही थे, एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है साथ। भाई अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया एक इस पे, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दोनों आपस में तीसरा बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए ज़रा, एक इथाइन अल्काइन बन गया, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है उस रिएक्शन के मुताबिक। अब बाकी क्या चीज़ बची है भाई, ये जो आपको नज़र आ रहा है C डबल बॉन्ड OO, इसमें कार्बन के ऊपर एक अदद इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं बॉन्ड टूटने के नतीजे। सिमिलरली यहाँ पर ये जो है फ्रेगमेंट इस पर भी कार्बन पे आ गया। अब देखिए जी एक मॉलिक्यूल दोनों एक जैसे हैं तो एक ही चीज़ बनने जा रही है दोनों फ्रेगमेंट से। ये कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे, तो सिचुएशन कुछ यूँ हो जाएगी, डबल बॉन्ड ये तो पहले ही था, अब नीचे वाले ऑक्सीजन जिसके साथ इसका सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे भी डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया। तो बेटा ये क्या चीज़ है, ये असल में CO2 का फॉर्मूला है। तो एक CO2 ऊपर से एक CO2 नीचे से, तो दो CO2 आपके पास बन जाते हैं। क्लियर है आपको? तो दो प्रोडक्ट्स आपने बना लिए, चार प्रोडक्ट मेन रिएक्शन में बनाए थे, अब दो बन गए, उसमें से किस पे बने, एनोड पे। समझ गए? अब देखते हैं जी कैथोड पे क्या कहानी होगी, बाकी का रिएक्शन कैथोड पे होगा।
अब कैथोड पे कौन कौन से आयन झपटे थे? कैथोड पे पॉजिटिव आयन झपटे थे, पानी का हाइड्रोजन और पोटाशियम मैलिएट का पोटाशियम आयन। अब पोटाशियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से रेस कौन जीतेगा? भाई याद रखें, रेस वो जीतेगा जिसका इलेक्ट्रॉन हासिल करने का शौक ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। अगर इन्होंने अपना चार्ज ख़त्म करना है तो इलेक्ट्रॉन हासिल करना होगा, रिडक्शन करनी होगी, और जो कोई अपनी रिडक्शन करवाने का शौक जिसका ज़्यादा होगा, दूसरे लफ्ज़ों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो रेस जीत जाएगा। और आपको बता दूं बेटे, जो पोटाशियम और हाइड्रोजन आइंस में से हाइड्रोजन आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन रेस जीतेगा और रिएक्शन जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन के होंगे। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खारिज हुए हैं ये सर्किट में मूव करके कहाँ आ जाते हैं? कैथोड पे, और वहाँ पर इनको एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन। इलेक्ट्रॉन 2 खारिज हुए थे ना, तो 2 लिख लेते हैं, तो हाइड्रोजन आयन भी 2, वहाँ पर तो ढेर सारे पड़े हुए होंगे। तो 2 हाइड्रोजन आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे? H2 हाइड्रोजन गैस की सूरत में यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है। अच्छा, हमारी बुक इस रिएक्शन को ऐसे नहीं दिखाती है, बात वो यही कर रही है लेकिन उसका अंदाज़ अलग है। वो इस रिएक्शन को बच्चे दिखाती है कुछ इस अंदाज़ में, जो हाइड्रोजन है वो पानी के है ना, तो वो पानी के अंदर ही आपको दिखाती है। पानी का एक मॉलिक्यूल बना ले HOH, और पानी का दूसरा मॉलिक्यूल भी बना ले HOH। अब मुझे बताएं, हाइड्रोजन्स पॉजिटिव होते हैं ना, और पानी के OH नेगेटिव होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2H2O है और उसके सामने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो भाई पानी के अंदर से कौन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है? यकीनन पानी के ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यही एक्सेप्ट करेंगे। जब ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये 2 हाइड्रोजन लेंगे तो ये तो बन जाएगा H2, बचा के पीछे 2 OH नेगेटिव। तो पानी इस अंदाज में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और 2 OH नेगेटिव वैसे ही रहेंगे। तो रिज़ल्ट ये निकला है बच्चों कि आपके पास कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर मैलिएट आयन यूज़ हो गए सारे, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन यूज़ हो गए सारे। अब वहाँ पर टोटल 4 आयन थे, 2 तो यूज़ हो गए। कौन कौन सा बाकी है बेटा? उधर OH नेगेटिव आयन पड़ा हुआ है पानी का, और पोटाशियम मैलिएट का पोटाशियम पड़ा हुआ है, तो वो दोनों आयन आपस में मिल जाते हैं, ये OH और वहाँ पोटाशियम। तो पोटाशियम आयन मिलेंगे OH नेगेटिव से, तो 2 OH नेगेटिव हैं तो 2 पोटाशियम भी अवेलेबल हो सकते हैं ईजीली, तो ये बन जाएगा 2KOH। और बेटे ये आपका 4th प्रोडक्ट है उस मेन रिएक्शन का। तो इस तरीके से चारों प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, 2 एनोड पे और एक बेसिकली कैथोड पे, और ये तो बीकर के अंदर ही आपको मिलेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये आयंस बच गए थे। ठीक है, तो लास्ट में बेटा उसी तरह इस रिएक्शन की लिमिटेशन की बात हम कर लेते हैं। हमें पता है अभी शुरू से हमने कहा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस नहीं है इन केमिकल्स की तैयारी के लिए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि बेटे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? साइड प्रोडक्ट्स। आपका मेन प्रोडक्ट तो देखिए सिर्फ क्या था? अल्काइन था यहाँ पे। तो आगे अल्काइन तो बना ही बना, उसके साथ क्या बना? उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है। तो बेटा गैसेस तो चलो निकल जाएंगी, लेकिन समवट डिज़ोल्व भी हो सकती हैं, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो वहीं पड़ा रहेगा। तो आपका मेन प्रोडक्ट उसी के साथ मिक्स हुआ होगा। ठीक है, कोई भी अल्काइन अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको फिर मेन प्रोडक्ट को सेपरेट करना पड़ता है साइड प्रोडक्ट से, तो वो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। इसलिए बोलते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज़ नॉट अ गुड सिंथेटिक प्रोसेस टू प्रिपेयर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है बच्चों, चलें, तो इस तरीके से हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से अल्काइन बना लेते हैं बहरहाल। तो बेटा एक आखिरी और छोटा सा मेथड रह गया है, और वो है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्काइन। उसको देख लें, छोटा सा प्रोसेस है, और फिर इस वीडियो को आज की ख़त्म कर देंगे। बस इतना ही होगा इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं वो एक छोटा सा प्रोसेस जी। तो बेटा ये हमारे पास लास्ट और छोटा सा मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो आपको एक दो बातें बच्चे बताता चलूँ। एक पहले नंबर पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो प्रेपरेशन है ना हमारी टेक्स्ट बुक में वो कम ही है। ज़्यादातर मेथड जो है लेबॉर्ट्री मेथड होते हैं। तो जब स्पेशल इंडस्ट्रियल मेथड एक दिया हुआ है तो यकीनन इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसके ऊपर वो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट डाउन द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर अल्काइन। ठीक है, तो देखते हैं जी। तो बेटा याद रहे भी इस मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे ईथाइन को। पहले भी ईथाइन को ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में ईथाइन का नाम लेता है। हाउ ईथाइन इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, या राइट डाउन द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर ईथाइन। ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो ईथाइन है, तो बच्चे ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है इसका एक पर्टिकुलर नेम है जिसकी वजह से ये फेमस है। इसे हम बोलते हैं कार्बाइड प्रोसेस। ये जो मेथड है इंडस्ट्रियल ईथाइन को प्रिपेयर करने का, इसका नाम क्या है?
कार्बाइड प्रोसेस के नाम से ये फेमस रिएक्शन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, कार्बाइड प्रोसेस को क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे इसमें रिएक्टेंट्स में कार्बाइड होगा ना। हम करेंगे क्या इसमें, कार्बाइड प्रोसेस में हम ये करेंगे, तरीका वारदात कुछ इस तरह का होगा कि हम एक केमिकल इस्तेमाल करेंगे बेटे, कैल्शियम कार्बाइड। क्या इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, अभी सुने आप। कैल्शियम कार्बाइड होगा और इसको आप मिलाएंगे बेटे वाटर से। किसे मिलाएंगे, वाटर से। कैल्शियम कार्बाइड को जब आप वाटर से मिलाएंगे तो बदले में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्काइन, या आप बोल सकते हैं ईथाइन। क्लियर। तो चलें रिएक्शन की इक्वेशन प्रॉपर लिख के देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिएगा इसको। कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास होता है CaC2। इसमें 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं C2, और वो कैल्शियम के साथ बॉन्डेड होते हैं, और वाटर इसमें मौजूद है, तो वाटर हमारे पास होगा H2O। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर मैं पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करूं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट उस हिसाब से बनेगा। यहाँ से जो कैल्शियम है, पानी के अंदर जो OH होते हैं, पानी क्या होता है HOH, तो देखिए मैंने 2 पानी के मॉलिक्यूल लिए हैं, इसके अंदर 2 OH होंगे ना, तो ये कैल्शियम दोनों OH को अपने साथ मिलाकर क्या बना लेगा, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड। अब बाकी बचा क्या, इधर से 2 कार्बन बच गए और इधर से 2 हाइड्रोजन बच गए। 2 OH तो पानी के बाहर चले गए, 2 हाइड्रोजन बचे ना यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 क्या कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपके पास बनेगा C2H2, और ये क्या है, ये आपके पास इथाइन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका हमने लिखा हुआ। अब अगर इसकी समझ नहीं आती है तो बेटा हमें इसको ज़रा खोल के समझना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड की ना बॉन्डिंग बड़ी स्पेशल किस्म की है। किस तरह 2 कार्बन एक कैल्शियम के साथ एडजस्ट होते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। बेटा ये जो 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनका आपस में होता है बेटे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये अब ये 2 कार्बन एक कैल्शियम से कैसे जुड़ते हैं, कैल्शियम इसमें एक ब्रिज के तौर पर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, दोनों कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एपॉक्साइड में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो देखें ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल को हम किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं, मैं इसको खोल के बना लेता हूँ। HOH पानी का एक मॉलिक्यूल और HOH पानी का ये सेकंड मॉलिक्यूल हमने ले लिया। तो देखें होगा क्या यहाँ पे भाई, आपका यहाँ पर ये जो कैल्शियम नज़र आ रहा है आपको, ये क्या करेगा, ये इधर से पानी के जो 2 OH हैं ये इनको कैरी करेगा, और यहाँ से क्या बना लेगा, वही हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम का CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, बाकी क्या बच गया, कार्बन के दोनों कार्बन का बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक कर गया, ये तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, तो यहाँ से ये जो बॉन्डिंग टूटी होगी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और वो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ दूसरा, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो ऐसे ही रहेगा केस, जो बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ उसके साथ भी एक हाइड्रोजन, जो यहाँ फ्री हुआ उसके साथ भी एक हाइड्रोजन। तो गौर से देखें क्या है, C2H2 इथाइन बन गया ना। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ क्या बन जाया करता है, इथाइन। तो फाइनली काम ख़त्म हो गया। बस एक छोटी सी एहतियात सुनते चले जाएं, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस रिएक्शन में ये जो कैल्शियम कार्बाइड हमने बनाया है ना, ये आपके पास लैब में बना नहीं पड़ा होता, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये ऐसी नहीं पड़ी रह सकती आपके पास। हमें इसको क्या करना पड़ता है, मौका पे बनाना पड़ता है। जब आपको इसको यूज़ करना है फ़ौरन इसको बनाएंगे, वरना पड़ा रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करना क्या है वो ज़रा सीख लें। वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप जानते हो, क्विकलाइम के नाम से ये फेमस है बेटा। ये बेसिकली क्या है, इंटरव्यूज़ में ना इसके मुतल्लिक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्विकलाइम बुनियादी तौर पे ना चूना है, पान में जो चूना लगता है ना, वही चूना कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम इसको बोलते हैं। और इसका एक और भी यूज़ होता है, अगर इसमें पानी डाल देना, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम में पानी डाल दें तो ये बन जाता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये पानी डालने से, इसमें जब पानी, रिएक्शन नहीं कह रहा, ये रिएक्शन सेपरेट है, वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें पानी डालेंगे ना तो इसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम। और वो वाइट वॉश कली के तौर पर यूज़ होता रहा है। अब तो डिस्टेम्पर आ गए, मॉडर्न पेंट्स आ गए ना, वो चलते हैं। पहले सिर्फ कली होती थी, तो वो क्विकलाइम ला के बड़े सारे ड्रम में, उसमें फिर पानी के अंदर हम इसको डाल देते थे, तो बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था, वहाँ पे बड़ी हीट होती है उसमें। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है भारत, तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी वैसे दे दी है। अब इसको आपने क्या करना है, इसका रिएक्शन बेटे करवा देना है कोक के साथ। कोक क्या है, कार्बन की फॉर्म है, 98% प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कोक, तो कार्बन से रिप्रेजेंट किया उसको। तो क्विकलाइम का रिएक्शन कोक से करवाएं। और बेटे ये हाई टेम्परेचर पे होने वाला रिएक्शन होता है, और वैसे एक रिएक्शन होता भी मतलब हीट वाला है सारा। तो 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब आप प्रोवाइड करेंगे तो बेटा इधर ना 3 कार्बन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन जो इस्तेमाल होंगे
उसमें से जो 2 कार्बन है वो तो मिल जाएंगे बेटे कैल्शियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड बनने जा रहा है ना। एक कैल्शियम और 2 कार्बन, वो तो बना देंगे CaC2। क्या बच गया? एक कार्बन बच गया और ये ऑक्सीजन, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को बना लेते हैं क्विक लाइम और कोक की मदद से। ठीक है बेटा? तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल मैथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइन। ठीक है बच्चों, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ के इसको टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो साथ साथ बेटा रिवाइज़ करते चले जाएं। तो फ़िलहाल जो है वो आज की वीडियो में इतना ही होगा। अपने केमिस्ट्री टीचर अरसलान को बाय कह दें फ़िलहाल। अल्लाह हाफ़िज़।